हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। और इस वीडियो में चौथे क्वेश्चन से शुरू कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्या है चौथा क्वेश्चन? चौथे क्वेश्चन में देखिए, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई का शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाए, यानी यदि शंकु इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को 1/16 व्यास वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ध्यान देना होगा हमें यहाँ पर। क्या ध्यान देना होगा? देखिए, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाला एक शंकु है। क्या है? 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 60 अंश उसका जो है क्या है? शीर्ष कोण है। चलिए दोस्तों, तो अब हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से। देखिए कैसे। तो देखिए, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चलिए, कोई बात नहीं। चौथा क्वेश्चन है और चौथे क्वेश्चन में क्या दे रहा है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है? चौथा क्वेश्चन। ठीक है, दिख रहा है आपको सही से? चलिए, नहीं दिख रहा हो तो हम इसको जो है और थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक, अब आपको जो है सही दिख रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है वो आप समझ लीजिए कि शंकु है एक, और जिसका व्यास दिया है और उसकी ऊंचाई दी गई है। तो हम एक शंकु बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक शंकु बना लिया हमने, ये शंकु बना लिया हमने। और दोस्तों, इस शंकु में क्या क्या दिया है? इस शंकु का शीर्ष कोण क्या दिया है? शीर्ष कोण, ये शीर्ष कोण दिया है 60 अंश। कितना दिया है? 60 अंश। और इसकी ऊंचाई दी गई है 20 सेंटीमीटर। ये शंकु की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 20 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई। एक और चीज दोस्तों, ये पूरा 60 अंश का है, तो ये दोनों कितने कितने अंश के हुए? 30 अंश के। कितने कितने अंश के हुए? 30 अंश के। ठीक है, हमने शंकु मान लिया ए, बी और सी। ये कोई शंकु है ए, बी, सी, और इसका शीर्ष कोण दिया है 60 अंश, तो दोनों ये हो गए 30 अंश के, और ऊंचाई इसकी दे रहा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आगे 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल के दो भागों में काटा गया है। तल से दो भागों में। देखिए, बीचों बीच क्या कह रहा है? बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काट दिया गया। मान लीजिए हम शंकु को यहां से काट रहे हैं। कहां से? इस जगह से हम काट रहे हैं और आधार के समांतर है। तो हमने जब इसको काट दिया तो दोस्तों अब ये दो भागों में बट गया। क्या हो गया? दो भागों में। यहां से यहां तक की आकृति बनेगी छिन्नक। इसको मान लीजिए ए, बी, सी, और ये हो गया डी, ई। क्या हो गया? डी, ई। ठीक है, ये एफ मान लीजिए इसको, बिंदु को, और इसको मान लीजिए जी। क्या मान लिया हमने? जी मान लिया। चलिए, तो अब ये एक छिन्नक की आकृति, यहां से यहां तक एक छिन्नक बन गया, और ये ऊपर वाला ए, डी, ई शंकु बन गया। ठीक है, अब एक काम और करते हैं हम इसमें। और क्या कह रहा है? जाते हुए काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। ये काटा हुआ जो तल है वो शंकु के आधार के क्या है? समांतर है। चलिए और पढ़ते हैं आगे। यदि प्राप्त शंकु के छिन्नक को
व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई। तो सबसे पहले तो हम दोनों की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? हम मान लेते हैं कि पहले लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, शंकु की संपूर्ण, या बड़े शंकु लिख लीजिए, बड़े शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, h बराबर 20 सेंटीमीटर। कितनी है दोस्तों? 20 सेंटीमीटर। ये शंकु की ऊंचाई है। ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, चलिए अब कोई बात नहीं है, अब ये स्पष्ट दिख रहा है। शंकु की जो ऊंचाई है वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद शंकु की ऊंचाई दे दिया, शीर्ष कोण दे रहा है, शीर्ष कोण, शीर्ष कोण बराबर थीटा बराबर कितना दिया, 60 अंश। ठीक है, शीर्ष कोण हो गया 60 अंश। अब हम मान लेते हैं, माना बड़े शंकु की त्रिज्या, या यूं कहें हम कि इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं R1। क्या मान लेते हैं? R1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, R1, और इस दूसरे वाले की त्रिज्या को मान लेते हैं R2। क्या मान लेते हैं? R2। माना बड़े सिरे की त्रिज्या, माना बड़े सिरे की त्रिज्या बराबर R1 है। क्या है? बड़े सिरे की त्रिज्या R1 है, तथा छोटे सिरे की त्रिज्या बराबर R2 है। क्या है? R2। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब हम इन R1 और R2 को ज्ञात करें। इसमें से R1 R2 अगर हम इसमें से निकालें तो कितना आ जाएगा? देखिए, ये त्रिभुज दिख रहा है हमें, त्रिभुज, ये भी R1 होगा दोस्तों। क्या होगा? ये भी R1 होगा। चलिए, त्रिभुज यहाँ पे BFA, ठीक है, या ABF में, त्रिभुज ABF में, त्रिभुज ABF ले लिया हमने, ABF, और ये हमें R1 निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या है? ये दोस्तों कोण के सामने की लंब है। ठीक है, और 90 अंश के सामने की, इसके सामने की ये कर्ण है, और शेष जो बचेगा ये आधार है। एक काम और कर लेते हैं हम, इसमें मान लेते हैं, माना छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई को मान लीजिए H1। क्या मान लें? H1, और ऊपर वाली को मान लेते हैं H2। क्या मान लेते हैं? H2। ठीक, छिन्नक की ऊंचाई H1 मान ली, और ये छोटे शंकु की ऊंचाई H2 मान ली हमने। ठीक है, तो अब यहां ध्यान देना होगा हमें कि देखिए, ABF में हमें ये ज्ञात करनी है। तो ये दोस्तों है क्या चीज? ये है दोस्तों लंब। क्या है? कोण के सामने की लंब, 90 के सामने कर्ण, और ये है आधार। ठीक, तो यहां पर देखिए ABF लगाया हमने, ABF में क्या करेंगे, ये निकालना हमें R1। तो R1 बट्टे, ठीक है, R1 बट्टे ये क्या है? लंब है, और आधार लगा दीजिए, ये दिया है हमें R1 बट्टे FA। क्या है? या AF बराबर क्या हो जाएगा? ये लंब बट्टे आधार हो गया। तो लंब बट्टे आधार को कहते हैं tan थीटा। क्या कहते हैं दोस्तों? tan थीटा। ठीक है, यानी कोण के सामने की ये लंब हो गई, और ये पूरा आधार हो गया, तो वो ये हो गया tan थीटा। R1 बट्टे AF, दोस्तों A से लेकर F तक की दूरी क्या है? ये 20 है। पूरी दूरी कितनी है? 20, और बराबर tan थीटा। अब थीटा कितना है? 30 अंश। कितना है? 30 अंश। तो दोस्तों tan 30 का मान आप जानते ही हैं, R1 बट्टे 20 बराबर tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3।
R1 का मान यहाँ से अगर निकालें तो R1 बराबर कितना आ जाएगा 20/√3। ठीक है, तो 20/√3 आ गया ये। तो ये आ गया दोस्तों मान R1 का। किसका आ गया? R1 का मान। ठीक है, तो 20/√3 जो वैल्यू आई वो आई R1 की। अब इसी प्रकार हम R2 देखेंगे। क्या देखेंगे? R2 का मान। तो ये इसमें भी लगाएंगे। अब त्रिभुज ले लीजिए दूसरा वाला, त्रिभुज ADF में, त्रिभुज ADF में। तो दोस्तों त्रिभुज ADF लेंगे तो उसमें भी यही लगाएंगे। कोण के सामने की क्या है? लंब है, और ये 90 अंश है ये, और 90 के सामने की ये कर्ण है। ये आधार हमें पता है, क्या माना हमने? H2। तो दोस्तों इसको हम लगा देंगे। देखिए त्रिभुज ADF में वही लगाएंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो लंब हो गया R2 और आधार आपको पता है कि H2 है। कितना है? H2। आधार जो दिया है वो कितना है? H2 है। ठीक है, अब हम इसको ज्ञात करेंगे। तो tan थीटा की जगह तो आपको पता ही है 30 अंश है। कितना है? 30 अंश है। और R2 हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए H2। अब एक चीज यहाँ पर क्या कह रहा था सवाल में कि ये जो शंकु काटा गया है ये बिल्कुल बीचों बीच से काटा है। बीचों बीच का मतलब है H1 का मान 10 है और H2 का भी मान 10 है। कितना है? H1 H2 के मान दोनों के 10-10 सेंटीमीटर हैं, क्योंकि ये बीचों बीच से काटा गया है। पूरी दूरी जो है कितनी थी? 20। तो ये बराबर बराबर से काटा गया है तो 10 हो गई। तो H2 हो गया 10। कितना हो गया? 10। अब tan 30 का मान दोस्तों कितना होता है? 1/√3 बराबर R2/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? R2√3 बराबर 10। तो R2 का मान आ जाएगा 10/√3। कितना आ जाएगा? 10/√3 इतने सेंटीमीटर। ठीक है, तो R1 R2 दोनों दोस्तों त्रिज्या यहाँ पर निकल चुकी हैं। अब देखेंगे आगे। तो अब दोस्तों देखिए क्या कह रहा है सवाल में। कह रहा है कि इस शंकु को काटने के बाद जो प्राप्त छिन्नक है, ये छिन्नक जो दिया है, इस छिन्नक को एक बेलनाकार तार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। छिन्नक को तार के रूप में डाल दिया गया है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए कि इस छिन्नक से कितना लंबा तार बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम छिन्नक का आयतन निकालेंगे और जो तार बनाया है उस तार के आयतन के बराबर कर देंगे। अपने आप तार की लंबाई निकल आएगी। तो हम निकालेंगे छिन्नक का आयतन। क्या निकालेंगे? छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन, तो छिन्नक का आयतन क्या होता है दोस्तों? 1/3 पाई h, 1/3 पाई h कोष्टक में R1² प्लस R2² और प्लस R1 R2। ये होता है छिन्नक का आयतन। ठीक है, चलिए लगा दीजिए इसमें। तो दोस्तों देखिए 1/3। ठीक है, 1/3। अब क्या है कि 1/3 लिख लिया, पाई का मान लगा देंगे 22/7। कितना लगा देंगे? 22/7, या चाहो तो आप पाई को पाई रहने दें। h का मान, h दोस्तों जो है क्या है? छिन्नक की h। अब छिन्नक की h जो है वो कितनी है? छिन्नक और शंकु दोनों बराबर बराबर थे, तो छिन्नक की h तो 10 बची। कितनी बची? 10। R1 का मान, R1 दोस्तों 20/√3 था। कितना था? 20/√3। ये R1 का मान था, इसका होल वर्ग हो जाएगा। प्लस R2 का मान 10/√3 था, इसका होल वर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्लस दोनों का गुणा 20/√3 इंटू 10/√3। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 1/√3 ये सॉरी 1/3 10/3 हो जाएगा। 10/3 और पाई। ठीक है, इंटू 20 का वर्ग हो गया 400 और √3 का वर्ग हो गया 3। यहाँ 10 का वर्ग हो गया 100, √3 का वर्ग हो गया 3, प्लस ये क्या हो जाएगा 20 ढाई 200 और √3 का 3 में गुणा करेंगे तो √3 का √3 में, तो ये भी 3 हो गया। कितना हो गया? ये भी 3 हो जाएगा। देखिए अब दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो 10/3 पाई इंटू, देखिए एक जैसा हर समान है
तो एक बार लिख लेंगे और ये जोड़ दें 400, 500 और 200 700, तो 700/3। ठीक है, और जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 10 का गुणा 700 में करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 7000। कितना आ जाएगा, 7000/9 और पाई। ठीक है, तो जो छिन्नक का आयतन निकला दोस्तों, क्या आया, छिन्नक का जो आयतन आया वो आ गया 7000/9 पाई। कितना आ गया, 7000/9 पाई और घन सेंटीमीटर। ये तो आ गया छिन्नक का आयतन। अब दोस्तों इस छिन्नक को, इतने आयतन वाले छिन्नक को एक तार के रूप में ढाला जाता है, बेलन के तार के रूप में ढाला जाता है, जिसका व्यास दिया गया है। क्या दिया गया है, व्यास। यानी कितने व्यास वाले में यहाँ लिखेंगे, बेलन का व्यास। बेलन अर्थात तार का व्यास। व्यास का मतलब है 2r उसने दिया है। कितना दिया है दोस्तों, 1/16 सेंटीमीटर ये व्यास है। तो यहाँ से हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो r बराबर कितना आ जाएगा, ये दो जो है गुणा में ये भी भाग में पहुंच जाएंगे तो 1/32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/32 सेंटीमीटर। यानी इतनी त्रिज्या वाले तार में ढाल दिया जाता है इस छिन्नक को। ठीक है, तब तार की लंबाई, लंबाई अर्थात ऊंचाई कह सकते हैं हम, तब लंबाई हमें तार की ज्ञात करनी है। तार की लंबाई, बेलनाकार तार है तो जो लंबाई होगी उसकी वही ऊंचाई होगी, एल कह सकते हैं या एच कह सकते हैं, ये हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे कि छिन्नक के आयतन को तार के आयतन के बराबर कर देंगे। यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे छिन्नक को तार के रूप में ढाला जाता है। छिन्नक को तार के रूप में ढाला जाता है, ढाला जाता है। तब क्या करेंगे दोस्तों, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन बराबर हो जाएगा तार का आयतन। तार अर्थात बेलन, बेलन का आयतन। ठीक है, छिन्नक का आयतन और तार का आयतन दोनों बराबर कर देंगे। तो छिन्नक का आयतन आया था दोस्तों 7000/9 पाई, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² और h। ठीक है, हमने इसकी h जो है बड़ी वाली मान ली, या हम इसको लंबाई भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, l भी कह सकते हैं। तो पाई से तो पाई कट जाएगी, 7000/9 बराबर r का मान। दोस्तों इसकी बेलन की यानी तार की त्रिज्या कितनी आई थी, 1/32। तो हम यहाँ 1/32 लगाएंगे, तो ये गुणा है यानी वर्ग है तो दो बार लिख लेंगे, 1/32 इंटू h एक तरह की लंबाई हुई तो हम h बराबर l भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको करेंगे हल। क्या करेंगे, हल करेंगे तो 7000/9 तो चल ही रहा है। अब ये एक गुणा 32, एक का एक में करेंगे एक, और 32 गुणा 32 करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 1024। क्या हो जाएगा, 1024 करके देख सकते हैं आप। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 6 और 6 12 की, तो आंसू ले 3 3 9 1 10, सही है, 1024 ही आएगा। और यहाँ दोस्तों एल हो जाएगा। दोस्तों गुणा करने की हम आपको बहुत आसान ट्रिक बताएंगे, जिससे आप 3 संख्या का चाहे 2 संख्या का कितना भी बड़ा गुणा हो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम आपको एक गुणा का वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे आपको गुणा करने में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चाहे 2 का हो चाहे वो 3 का हो, आप गुणा को आसानी से कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए काट देते हैं हम इसको। तो अगर कट जाए 3 से तो 3 3 9, 3 4 12 नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे कि 1024 में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा, 7000 गुणा 1024। ठीक है, ये हो गया। और 9 का एल में करेंगे तो 9l हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 9l बराबर 7000 और गुणा 1024। दोस्तों 7 का इधर गुणा करेंगे तो देखिए 3 जीरो आप लगा दीजिए, पहले से ही 3 जीरो तो आने ही आने।
ठीक है। 7 का करिए, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 15 16 हासिल 1, तो 1 यहाँ लिख देंगे और 7 एकन 7, ठीक है। कितना आ जाएगा 7168, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 15 16 की 6 हासिल 1, और 7 का 0 में 0, लेकिन 1 हासिल है तो 1 रख दिया और 7 एकन 7 हो गया, 7168 और 3 0। अब ये 9 को नीचे पहुंचाएंगे तो दोस्तों 7168 000 और बट्टे में 9, इतने सेंटीमीटर आ गई दोस्तों तार की लंबाई। कितनी आ गई? इतने सेंटीमीटर जो है तार की लंबाई आ गई। अगर आप इसको जो है मीटर में बदलना चाहें, किसमें? अगर इस लंबाई को आप अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग दे देंगे, तो दोस्तों जो है आपकी जो ऊंचाई है या तार की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। देखिए कितना आ जाएगा। यहाँ अगर हम L बराबर क्या करते हैं मीटर में परिवर्तित करें इसको, तो 7168 बट्टे 30/9, 100 का और भाग देंगे इसमें तो ये बन जाएगा मीटर में, ठीक है। और जब हम इसको भाग करेंगे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो L बराबर जो आएगा वो 7168 और 0 बट्टे 9, इतने मीटर। चाहो तो दोस्तों आप इसको इतना लिख सकते हो, ठीक है। या अगर हम इससे भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, L बराबर जो है आ जाएगा, देखिए अगर हम इसको भाग करेंगे तो दोस्तों 7 का भाग अगर देंगे तो या तो हम इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं जितना भी आ रहा है, या तो हम इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, और या अगर हम इसमें भाग दे दें तो आप दे दीजिए सीधा सीधा। कितना आ जाएगा, देखिए 9 7 63 होता है, 9 7 63, 9 8 72 होगा, नहीं जाएगा, तो 9 7 63। अब कितना बचा 8, ठीक है। तो 9 9 में 81 होता है, तो अब बचे 5 बचे, तो 9 9 6 54, 58 है तो 9 6 54। अब कितना बचा 4 और 9 3 27, 9 चौके 36, कितना हो गया 9 चौके 36। 4 बार पॉइंट लगा लीजिए क्योंकि 4 बचा, तो 4 पे अब 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो फिर 9 चौक 36, फिर 4 बचेगा 9 चौक 36, इतने मीटर भी लिख सकते हैं। तो तार की लंबाई दोस्तों जो निकल कर आई वो 7964.44 मीटर जो है तार की लंबाई आ गई, जो छिन्नक को क्या किया था, छिन्नक को पिघलाकर तार बनाया था और तार की लंबाई पूछ रहा था, तो तार की लंबाई जो है निकल कर आई है दोस्तों 7964.44 मीटर। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं गणित में क्या है। देखिए ये क्वेश्चन 4 था, अब इसके बाद क्वेश्चन चलेगा 5वां। तो 5वें क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या दिया है। टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। क्या बनी है, एक टीन की कुप्पी है ये, ठीक है, तेल वाली, जिसकी ऊंचाई, कुप्पी की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन कौन सी, बेलनाकार भाग की। तो 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में शंकु के छिन्नक को जोड़ करके बनी है। ये दोस्तों एक शंकु का छिन्नक ही है, ऊपर इसका सिरा अलग है बड़ा वाला, नीचे छोटा है, तो बेलन में जोड़कर ये बनाया गया है। यदि इस कुप्पी की कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर हो, पूरी कुप्पी की ऊंचाई कितनी हो 22 सेंटीमीटर, कौमा बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास, इसका व्यास जो है 8 सेंटीमीटर हो और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर हो, तो इसके बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल, यानी इस पूरी कुप्पी को बनाने में कितनी टीन लगी हुई है, ये टीन की हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे, तो ये यहाँ तक आ जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद ये खाली है, ये तो क्योंकि कुप्पी में से तेल तभी जाएगा तब खाली है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल लग जाएंगे, तो सीधा सीधा हमारा क्या आ जाएगा, जो कुप्पी में लगी है चादर उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत सरल है दोस्तों। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं, क्या क्या दिया है।
क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे। सबसे पहले दे रहा है टीन की बनी हुई कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन, यानी बेलन की ऊंचाई दे रहा है 10 सेंटीमीटर। देखिए बेलन की ऊंचाई, तो यहां हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। पहले हम कुप्पी बना लेते हैं एक। ये दोस्तों एक कुप्पी है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुप्पी है और ये तेल वाली कुप्पी है, ठीक है। तो इस कुप्पी में क्या है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यानी यहां तक की ऊंचाई, ये कुप्पी है और यहां तक की ऊंचाई, जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी गई है वो दी गई है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर बेलनाकार भाग की ऊंचाई। पूरी ऊंचाई दे रहा है 22 सेंटीमीटर। कितनी दे रहा है? 22 सेंटीमीटर पूरी, ठीक है। कुप्पी की पूरी ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है। बेलनाकार भाग का जो व्यास दिया है वो दिया है 8 सेंटीमीटर, बेलनाकार भाग का व्यास। तो ये 8 है, तो दोस्तों ये भी कितना होगा? 8 ही होगा, ठीक है। और छिन्नक के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, सॉरी ऊपरी सिरे की व्यास दिया है। ऊपरी सिरे का व्यास कितना दिया है? कितना दिया? 18 सेंटीमीटर। कितना है ये दिया 18 सेंटीमीटर। इसका व्यास दिया 18, ठीक है। ऊपर का 18 दिया है और नीचे वाला दिया है 8 सेंटीमीटर। तो बताइए कि कुप्पी को बनाने में कितनी चादर लगी है, अर्थात इसमें कितना चादर जुड़ा हुआ है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे और छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कुप्पी का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इजी है दोस्तों बहुत। चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी है, यहाँ कौन सा सवाल है? 5वां है। यहाँ लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर दी गई है। इसके बाद बेलनाकार भाग के बाद में क्या दिया है? संपूर्ण कुप्पी की ऊंचाई दी गई है। संपूर्ण ऊंचाई को कैपिटल H मान लेंगे। कितनी दी गई है? संपूर्ण ऊंचाई दी गई है दोस्तों 22 सेंटीमीटर, ठीक है। 22 सेंटीमीटर दी गई है संपूर्ण ऊंचाई। तब अगर हम इसमें से तब क्या करें कि इसकी ऊंचाई निकालें छिन्नक की, तब छिन्नक की ऊंचाई निकालें, छिन्नक की ऊंचाई। तो छिन्नक की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? संपूर्ण ऊंचाई में से बेलन की ऊंचाई घटा देंगे, संपूर्ण ऊंचाई माइनस बेलन की ऊंचाई। तो दोस्तों संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 22, बेलन की कितनी? 10। तो यहाँ लिखेंगे 22 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गई छिन्नक की ऊंचाई। किसकी? छिन्नक की ऊंचाई। छिन्नक की ऊंचाई आ गई 12, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या क्या दिया है? ये R2 यानी व्यास दिया है छोटा वाला। क्या दिया है? बेलनाकार भाग का व्यास R2 मानेंगे, क्योंकि छिन्नक के ऊपरी सिरे को R1 मानते हैं। ऊपरी का मतलब है बड़े सिरे की त्रिज्या R1 और छोटे की R2। तो यहाँ पर व्यास दिया है, बेलन का व्यास 2R2 बराबर दिया 8 सेंटीमीटर। कितना दिया? 8 सेंटीमीटर। 2 से कट गया 4 बार, तो R2 का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। इसके बाद दोस्तों छिन्नक का व्यास दिया है, छिन्नक का व्यास, छिन्नक का व्यास 2R1 दिया है 18 सेंटीमीटर। तो 2 में 18, तो R1 का जो मान आया वो आ गया 9 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। सब कुछ मिल गया हमें। अब क्या करना है? हमें क्या करना है दोस्तों? अब इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे तब कुप्पी में, देखिए कुप्पी में लगी प्रयुक्त चादर, लगी चादर का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या होगा? क्या क्या लगा है इसमें? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस
छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे? छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों के दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h). क्या होता है? 2πr(h) प्लस छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई कोष्टक में r1 प्लस r2 और l। ठीक है, r1 प्लस r2 प्लस l। दोस्तों अभी हमने l नहीं निकाली है, छिन्नक की l नहीं निकाली है, तो l हमें अभी निकालनी पड़ेगी। तो छिन्नक की l का हमने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, यहाँ पे लिख लेते हैं। l बराबर अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 सॉरी r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, यही बताया। चलिए तो l बराबर छिन्नक की h कितनी है? छिन्नक की h निकाली थी हमने, छिन्नक की h ये रही। छिन्नक की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 12 का होल वर्ग प्लस r1 दोस्तों कितना है? r1 था, यहाँ पे देख लीजिए r1 कितना 9, तो 9 माइनस r2 कितना है? r2 देखिए 4 है, तो 4 लगा देंगे इसका होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब l बराबर 12 का वर्ग होता है 144 प्लस 9 में से 4 गए 5 बचेगा, और 5 का वर्ग कर देंगे 25, और 144 और 25 कितना होता है? 169। तो 169 कितना हो गया? 13। वर्गमूल इसका कितना हो गया? 13। तो l बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं आराम से। देखिए 2 पाई का मान 22/7 इंटू h, बेलन की h, तो बेलन की h पे हमें ध्यान देना होगा। बेलन की h कितनी है? 10, तो ये हो गया यहाँ पे 10 प्लस 22/7 इंटू r1 कितना है? 9 प्लस r2 कितना है? 4। l अभी कितनी निकाली है? l कितनी निकाली है? 13, ये रही 13, तो 13 हो गया ये। ठीक है, चलिए और हल करते हैं। तो 22 दूनी 44, और 44 का 10 में गुणा करेंगे तो 440/7। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ 9 और 4 13, 9 और 4 13, और 13 का गुणा 169, सॉरी 13 में करेंगे तो 169 हो जाएगा। तो देखिए कितना है? 22 ये लिखा है, 22 गुणा 13 और गुणा 13, इतना है 22 गुणा 13/7। तो कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये एलसीएम आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा? 7। तो 440 प्लस गुणा करेंगे इनका तो 22 तिया 66। ठीक है, और 22 एकन 22 और 6 हासिल, तो 22 और 6 28, 286 हो गया। ये एक बार फिर से देख लीजिए, 22 तिया 66 हासिल 6, 22 एकन 22 और 6 28, और इंटू कितना लिखा है? 13। ठीक है, इतना ही। अब और हम इसको हल करेंगे तो 440 प्लस इनका गुणा करेंगे तो 13 का गुणा करेंगे 6 में, तो 13 6 78 की 8 हासिल 7, 13 8 100 कितना होता है? 13 8 104। ठीक है, 104 और 7, तो 104 और 7 111 की 1 हासिल 11, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, और 26 और 11 कितना होता है? 26 11 38। एक बार गुणा फिर से चेक करेंगे हम यहाँ, 13 6 78 की 8 हासिल 7, 13 8 104, 104 और 7 111 हासिल 11, 13 दूनी 26 और 26 11 38/7। अब दोस्तों हम इसको जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे इसको। तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा? देखिए, तो देखिए दोस्तों जोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा ये? जोड़ देंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 5478। ठीक है, 5478 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा अब आप ये भी देख सकते हैं, यही हम बता देते हैं। चलिए 8 है तो 8 बच गया। ठीक है, और 1 और ये कितना है? 8 कितना है? ये 8 हो गया। ठीक है, 8 लिख लिया, और 1 है तो 1 लिख लेंगे हम, थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है इसमें। और 8 और 4 12 है,
कितना है 8 और 4 सॉरी 8 और 4 12 की 2, ठीक है, और 3 और 4 7 और 1 8, 8218 हो रहा है ये बट्टे 7, कितना हो रहा है 8218। और हम कितना बता रहे थे आपको दोस्तों, अरे भाई कैसे हो जाएगा 8000, गलत हो गया बिल्कुल। देखिए 3000 है ये 400 है, तो इतना कैसे हो सकता है। देखिए 8 ये यहाँ पे ऊपर कर देते हैं, या ऐसे समझ लीजिए जब हम इसको जोड़ देंगे तो एक ऊपर लिखें या यहीं लिख दें, चलिए यहीं कर देते हैं हम, अब ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि 8 हो गया पहला, ठीक है, ये 4 और 1 5 हो गया, ठीक है, 8 और 4 12 हो गया, और 3 और 1 4, 4258 हुआ, कितना हुआ 4258। और ये हमें कुछ डाउट लग रहा है इसलिए इसको पीछे से देखते हैं कि कितना इसका जो है कैलकुलेट सही हुआ या नहीं। तो देखिए दोस्तों इसको पीछे एक बार हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग से बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल था और छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल था। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH हो गया, ये भी सही सूत्र है। अब 2 है तो 2 रख लिया, पाई का मान 22/7 रख लिया, r का मान दोस्तों ये r, बस यही मामला अटक गया है। h तो हमने रख लिया है लेकिन r का मान नहीं रखा है। बेलन की r कितनी है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, बेलन की r 8 और ये व्यास है तो 8 का आधा कितना हो गया 4, तो ये जो है हम बेलन की r रखेंगे, यहाँ कितना है वो 4 है, तो इसमें एक 4 का गुणा हमें और करना पड़ेगा, कितने का गुणा 4। तो दोस्तों जब 4 का गुणा करेंगे तो देखिए 22 ये हो गया, कितना हो गया ये 440 है, और 440 में और गुणा होगा कितने का 4 का, ठीक है, 22 दूनी 44 धाम की 140 सॉरी 44 धाम 440 गुणा 4 और रह गया है, तो 4 का भी जब हम गुणा करेंगे तो 4 का 0 में 0, 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, कितना हो गया 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, और 4 चौके 16 और 1 17, 1760 हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा दोस्तों 1760। अब 1760 में ये करेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे हम 1760, ये दोस्तों हमें ध्यान से करना होगा, माफ़ी चाहते हैं ये एक आर ना लगने की वजह से ये कितना हो गया 1760। और 1760 में हम जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ये जो आएगा आपका ये आ जाएगा आपका 5478। देखिए कैसे, ये 5478 इतना और बट्टे 7, तो ये आ जाएगा दोस्तों प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल इतने और सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसको अगर और भाग देंगे तो 782 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कहीं आपसे भी ये कहीं एक आध अक्षर जो है छूट ना जाए। माफ़ी चाहते हैं दोस्तों कि ये हमने आर नहीं लगा पाया था, आर का मान 4 दिया है, जब 4 का गुणा करेंगे तो 440 में 4 का गुणा करने पर 1760 हो जाएगा, और 1760 और ये जब ऐड करेंगे आपस में तो 5478 हो जाएगा। 5478 में जब 7 का भाग करेंगे तो 782 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप 7 का सीधा सीधा भाग दे सकते हैं तो 782 पॉइंट कुछ और आ जाएगा, ठीक है, जितना भी होगा वो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप तार की जो क्या नाम है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी प्रयुक्त धातु की चादर इसमें इतने सेंटीमीटर स्क्वायर लगी है और आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो 2 क्वेश्चन हमने आपको बताए उन दोनों क्वेश्चनों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और आशा करते हैं कि आप भी इसी प्रकार आगे और भी क्वेश्चंस देखते रहेंगे जिससे बोर्ड परीक्षा में आपकी अच्छी परसेंटेज आ सकेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.